नमस्कार, मैं सुहाली जैन, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। दिन ब दिन सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। जो टमाटर हर सब्जी में जायका बढ़ाने का काम करते हैं, वो 80 से 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। वहीं प्याज लोगों को रुलाने पर मजबूर कर रही है और हरी सब्जियों के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में हर इंसान के मन में सवाल यही उठता है कि आखिर जब भी हम मार्केट जाते हैं कि जो सब्जियों के रेट हैं वो हमेशा बड़े दामों में ही मिलते हैं। हर दिन ब दिन जो सब्जियों के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो सवाल है उनका जवाब लेकर आज वीएनएम टीवी आपके पास आया है। आज हमारे साथ आम आदमी के जो मन में सवाल उठ रहे हैं, उसके जवाब लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट देवेश पटेल जी। जो सर हैं वो किसान हैं और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक्सपर्ट हैं और आपके साथ वो अपनी जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, उसका सही जवाब लेकर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे देवेश सर का। सर, आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर आपको क्या लगता है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं, जो सब्जियों का एक्चुअल प्राइस है, वो बढ़ जाता है और हम सोचते हैं कि जो सब्जी वाले हैं, वो हमसे बढ़ा हुआ जो प्राइस है, वो ले रहे हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए ये जो बता रहे कि प्राइस हर टाइम पर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ बताना चाहूँगा बीइंग फार्मर। ज़्यादातर एग्रीकल्चर के जो दाम फ्लक्चुएट होते हैं, वो मार्केट डिपेंडेंट है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंडेंट है। और जब भी हम मार्केट में सब्जियां लेने जाते हैं तो कभी-कभी हमें रेट नहीं मिलते हैं, कभी-कभी हमें प्राइस मिलती है, तो उस डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई पे। दूसरी बात ये भी है कि मैं यहाँ पर एक क्रिटिक्स अगर बताऊं, तो कभी-कभी किसानों को वो रेट नहीं मिलते हैं जब वो एपीएमसी में, जब मंडी में वो जाते हैं और वहां पर अगर डिमांड से अलावा ज्यादा सब्जियां आ गई है और वहां रेट कम है, लेकिन उसके बाद आड़ती से लेके जो हम रिटेल चेन तक जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं या किसी भी लारी पे जाते हैं या किसी भी जो भी ट्रेडर है जो बिक्री कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वेट लॉस और उसके प्रॉफिट को जोड़कर वो रेट और लग जाता है। तो किसानों को अगर रेट मिले ना मिले, उसके बाद जो बिजनेस मॉडल शुरू होता है, वहां पर ये रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं और वो एज पर डिमांड सप्लाई के हिसाब से ये हम सोसाइटी को ये पे करने रहते रहे। सर आपने बताया कि किसान प्रभावित होता है, तो यहाँ पर किसानों के पास कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? मैं अगर एक बात बताऊं कि किसानों को चुनौतियां डे बाय डे आ ही रही है। आज अगर जो किसान काम कर रहे हैं वो नेचर डिपेंडेड है। अगर हम फैक्ट्री में हैं तो मशीन डिपेंडेड है या टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेड है ये, लेकिन यहाँ पर किसान नेचर डिपेंडेड है। उनको जो क्रॉप करना है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। हमारे यहाँ का जो भी हम क्लाइमेट बोलते हैं वो क्लाइमेट कंडीशन को फेस करना होता है, क्योंकि हर तरह की जो सब्जियां होती है उसके लिए एक स्पेशल क्लाइमेट होता है और हम नेचर में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट महसूस कर रहे हैं। तो वो ए बायोस्ट्रेस उन पौधों को भी लग रहा है। तो पहले तो ये है कि हम नेचर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर पे जो है वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल पे से कम है। तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्रियल में जाएंगे और वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वहां का पे हाई है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर में जाए तो क्योंकि एग्रीकल्चर रेवेन्यू इतनी ग्रोथ वाली नहीं है किसानों के पास, तो वहां पर उनकी जो लेबर पे है वो कम है। तो फिर भी वहां पर लेबर काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्लियर है कि अगर वो सिटी में जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनको पे अच्छा मिलेगा और एग्रीकल्चर में जाएंगे तो उनको पे अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लेबर का भी चैलेंजेस आ रहा है। पेस्ट मैनेजमेंट, जो किसान यहाँ पर ग्रो कर रहा है वहां पर बहुत सारी पेस्ट लग रही है, तो वो पेस्ट से प्रभावित हो रहे हैं। उसके सामने उसको बहुत ज्यादातर, अगर ऑर्गेनिक है तो उसको नेचर के साइड फाइट तो करनी है, बट जो नॉन ऑर्गेनिक किसान हैं उनको बाजार से केमिकल और पेस्टिसाइड दवाइयां लानी है,
जो जहरीली दवाइयाँ उनको छिड़काव भी करनी है और उसको अपने आप सेफ भी रखना है। तो ये भी एक चुनौतियाँ हैं। ये सारा मैनेजमेंट कर कर अगर उसको मार्केट जाना है और वहां पर उसको रेट नहीं मिल रहा है तो अगेन उसको ये चुनौतियां फेस करनी ही है। तो बहुत कम ऐसे समय होते हैं जहां किसानों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज्यादातर किसानों को सफरिंग करना पड़ता है। सर, आपने बताया कई सारी चुनौतियाँ होती हैं। इसमें सरकार अभी कई सारी किसान भाइयों को योजना चला रही है। आपको क्या लगता है कि वो योजना का लाभ एक्चुअल में किसानों तक पहुँच रहा है या नहीं? और क्या इस जो योजनाएँ हैं, इनमें कुछ बदलाव होने चाहिए? मैं इस बात को बहुत ही क्लियरली बताना चाहूंगा कि योजनाएं सरकार की तरफ से अलग अलग कमोडिटी पे है, अलग अलग क्रॉप पैटर्न पे है, अलग अलग इनपुट पे है। बट बहुत सारे किसान इसका लाभ उठा भी रहे हैं और कई किसानों को इस योजना का लाभ बता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रही है, गवर्नमेंट जो किसानों के लिए बेनिफिट ला रही है, वो जो चैनल से डायरेक्ट गांव तक आता है, अगर वो कहीं लीकेज रहा, अगर कहीं वो प्योरली ट्रांसपेरेंसली नहीं पहुंचा, तो वो किसान तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। उसके सामने अगर किसान एक्टिव नहीं है, अगर किसान स्मार्ट नहीं है, किसान अगर अपने पंचायत, अपने ग्राम सेवक, अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर अपने आजू बाजू का जो भी एग्रीकल्चर एनवायरमेंट है वहां पर भी वो अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है या उससे संपर्क नहीं है, तो सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिल रहा है वो भी उनको पता नहीं है। सो दोनों तरफ से फायदा है अगर वो साथ में मिलकर काम करे तो। सरकार की जैसे मान के बताओ कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज में बहुत सारे लाभ है, हॉर्टिकल्चर पॉलिसीज में बहुत सारे लाभ है, गवर्नमेंट पैकेजिंग पे सपोर्ट कर रही है, छोटे छोटे मार्केट के लिए अब तो सरकार ने प्राकृतिक बाजार के लिए अलग अलग जगहों पर भी ये मुहिम उठाई हुई है। प्रश्न ये आता है कि क्या ये बातें किसान जानते हैं? अगर किसान नहीं जानते हैं तो किसी की जिम्मेदारी है कि वो किसानों तक ये बातें पहुंचाई जाए और किसान वो लाभ ले। उसके बाद किसान और गवर्नमेंट के बीच में मैं और सोसाइटी की भी बात रखूंगा कि जो सोसाइटी है, जो पीपीपी मोड हम बता सकते हैं, या कई सारी एनजीओ है, कई सारी संस्थाएं हैं, वो भी आगे आ सकती है, जो किसानों के लिए किसी भी तरह से मॉडल मैनेजमेंट करके अच्छा ग्रेडिंग सॉर्टिंग पैकेजिंग या अच्छे किसानों का उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना, वो भी हम लोगों तक पहुंचाने में कई सारी संस्थाएं भी अगर आगे आए तो भी किसानों के लिए, सोसाइटी के लिए और अच्छे जो केमिकल फ्री खाने वाले लोग हैं इनको भी ये फायदा हो सकता मैंने सबसे पहले बात की थी जैसे टमाटर मान लीजिए 80 से 100 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। किसानों को 25-30 रुपए का ही फ़ायदा होता है। जो ये डिफ़रेंस आ रहा है, वो डिफ़रेंस जो मुनाफ़ा है, वो कहाँ किन के पास जाता है? पहले तो एक बात बताओ कि जो मार्केट में अभी रेट है उसका एक साइंटिफिक रीजन है, उस वजह से ये रेट हाइक हुए हैं। अगर मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो ये संक्रमण टाइम है। ये मैं शब्द बताना चाहूंगा। संक्रमण टाइम मतलब जो प्रीवियस सीजन चली थी वो क्लोज हो रही है और नई सीजन लग रही है जिसका हार्वेस्टिंग अभी शुरू हो रहा है। सो इस चीज को आपको बारीकाई से समझना पड़ेगा। अगर मैं टमाटर के एक एग्जाम्पल ही अपने जो शब्द बोला तो उसका मैं अगर एक एग्जाम्पल बताऊं तो मान के चलिए कि प्रीवियस सीजन का टमाटर अभी हार्वेस्ट क्लोज हो चुका है, मतलब उसकी सीजन खत्म हो चुकी है, तो उसका प्रोडक्शन नहीं आएगा। और जो किसानों ने विंटर सीजन के टमाटर लगाए हुए हैं तो वहां पर अभी टमाटर आने वाले हैं। तो इन बीच का जो गैप है वो डिमांड सप्लाई में बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो उस वजह से ज्यादातर सारी चीजों में रेट फ्लक्चुएट होते हैं। अब आपका जो प्रश्न था कि वहां पर जो प्राइस डिफरेंशिएट आ रहा है, वो देखो किसान को अगर 25 रुपए मिल रहे हैं और मार्केट में 80 रुपए जा रहे हैं, तो 25 रुपए से लेके 80 रुपए के बीच की जो साइकिल है वहां पर ये पूरा मैनेजमेंट होता है और वहीं पर ये रिस्क एंड बिजनेस चल रहा है। यहां पर मैं रिस्क इसलिए बोलूंगा कि जो भी लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, किसानों से टमाटर डिमांड सप्लाई में ले रहे हैं और आगे वो वेट डिस्क्रिमिनेशन मान के चलिए या फिर
क्वालिटी पैरामीटर को मान के चलिए, ग्रेडिंग सॉर्टिंग मान के चलिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग मान के चलिए, या फिर गलत नफाखोरी भी मान के चलिए, ये मैनेजमेंट वहां मैनेज होता है और फिर हम सोसाइटी को वो 80 रुपए खरीदना पड़ता है। अगर माने कि डिफरेंस हो रहा है तो इसको एक प्राइस पे लाने के लिए क्या किया जा सकता है? मुश्किल है, एक प्राइस पे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा जिसको कोई गलत मैसेज न जाए, ये मैं पहले क्लियर बताऊंगा, क्योंकि मैं किसान हूं और ज्यादातर मैंने न्यूज में ये सुना है, बहुत सारे अखबारों में पढ़ा है, कई सारे सोशल मीडिया में ये चीज भी मैंने देखी हुई है कि बहुत सारी माताएं और बहनों का बजट डिस्टर्ब हो जाता है और महंगाई में वो दिक्कत आती है। मैं इन चीजों को बहुत क्लियर मैं बताना चाहूंगा जिसका गलत यूजेज ना हो। सरकार के हाथ में ये प्राइस इक्वलिटी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी पॉलिसी तो अलग बात है, बट जो पूरे स्टेट का, पूरी कंट्री का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, वो हमारे यहाँ बहुत ही ओपन मैनेजमेंट में है। जैसे मैं एग्जांपल ही बताऊं कि अब आपको गुजरात के कैप्सिकम, गोभी और फ्लावर खाने को मिलेंगे, लेकिन बारिश में गुजरात में वो नहीं होते हैं, तो वो दूसरे स्टेट से आते हैं। तो वो जो दूसरे स्टेट से आते हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्राइस बहुत बढ़ जाता है। अब जब गुजरात में ये प्रोडक्शन होगा तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि लोकली वो अवेलेबिलिटी है और उसका जो कॉस्टिंग है वो कट जाएगा। तो यूनिफॉर्म रेट मैनेज करना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और मैंने जैसे पहले बताया कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि बड़ौदा के एक मॉडल की अगर मैं एक बात रखूं, मान के चलिए टमाटर बड़ौदा को रोज 20 गाड़ी की जरूरत है, लेकिन मार्केट में सिर्फ 10 गाड़ी आई है, तो जायज है रेट फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि डिमांड के सामने सप्लाई नहीं है। और बड़ौदा को 20 गाड़ी की जरूरत है लेकिन 40 गाड़ी आ गई है, जबकि वो सरप्लस है, तो वो रेट गिर ही जाएगा। तो ये डिमांड सप्लाई पर पूरा मार्केट टिका हुआ है, ये सबसे क्लियर मैटर है। लेकिन हाँ, कहीं पर एपीएमसी से या एंड यूजर से अगर ये नफाखोरी हो रही है तो ये गलत बात है। बट यूनिफॉर्म प्राइस लाना वो गलत मैं नहीं बता सकता, ना सही बता सकता हूं। इस पर काफी गवर्नमेंट की बहुत डिटेल पॉलिसी भी काम हो चुका है, बट यूनिफॉर्म रेट लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज यहाँ पर एक सुझाव या एक उपाय यहाँ जरूर शेयर करूंगा। किसान एपीएमसी जाता है और डिमांड सप्लाई में फंसता है, बट किसान अगर अपना बाजार खुद क्रिएट करे और अपना बाजार वो खुद खड़ा करे और वो अपने कंज्यूमर को खुद पहुंचाए, तो वो मार्केट बीच से निकल सकता है और वहां पर रेट मैनेजमेंट हो सकता है, जहां पर किसान भी विन विन सिचुएशन में और यूजर भी विन विन सिचुएशन में, मतलब जो हमारी सोसाइटी है, उपभोक्ता है, वो भी विन विन सिचुएशन में मैनेज कर सकते हैं। सर ऐसे जो बिचौलिए हैं बीच में नफ़ाखोरी करते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि बढ़ा हुआ प्राइस है सब्जियों का, वो कहीं न कहीं गृहिणियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है। उनका एक बजट होता है और वो बजट पूरा बिगड़ जाता है और कई लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपने जो बात बताई उनमें ही आंसर है, आपने जो प्रश्न पूछा उनमें ही आंसर है। पहले तो बीइंग अ फार्मर, मैं एक चीज की रिस्पेक्ट करूंगा कि मैं बिचौलिया शब्द यूज नहीं करूंगा, विच इज कमीशन एजेंट और आड़ती और ट्रेडर, इट्स फाइन। बट बिचौलिया अगर ये शब्द हम यूज करते तो ठीक है, लेकिन ये भी मैं क्रिटिक्स में अगर बताऊंगा, अगर बिचौलिया नहीं होते तो किसान कहाँ जाते? तो बिचौलिया मतलब मिडल मैन होना जरूरी है, तभी किसानों का माल ट्रेड होता है और सिटी में पहुंचता है। तो ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये उठाता है। अब बात आती है नफाखोरी की, तो ये सही बात है कि जो मिडल मैन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो चूक कर प्रॉफिट ले रहे हैं और मिसमैनेजमेंट करके वो एंड यूजर को पैसे लगा रहे हैं, वो वहां पर गलत है। तो किसान से चाहे एक्स रुपी में वहां तक पहुंचा और वो वाई या जेड रुपी में वो पे करे, वो बेटर है। लेकिन वो एक्स्ट्रा मनी मैनेज करके
कोई आर्टिफिशियल सफरिंग क्रिएट करके वो रेट बढ़ाए तो वो गलत बात है। और कभी-कभी ये होता है कि बिचौलिए अच्छे रेट पर जब उनको मिलता है तो वो अच्छे रेट में किसानों का रेट यूजर तक पहुंचाते हैं, लेकिन कभी-कभी गेम भी क्रिएट करते हैं और ज्यादातर वो लोग ओवर प्रॉफिट मार्जिन करते हैं और वो बिजनेस मैनेज करते हैं। बट वो डिपेंड करता है एरिया, वो डिपेंड करता है टाइम, वो डिपेंड करता है क्वालिटी, वो डिपेंड करता है उसका माइंडसेट, तब जाके ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सर आप भी किसान हैं, आप जो किसानों का यहाँ पर जो लॉस होता है, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अभी जो किसानों की आत्महत्या का रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है क्या इसका कारण ये हो सकता है? और अगर सरकार इसमें क्या मतलब अगर कुछ करना चाहे तो क्या कर सकती है? देखो सुसाइड का जो रेशियो है, बीइंग अ फार्मर हमें बहुत ही वो खेद है कि ये किसानों में रेशियो ज्यादा है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि गुजरात में कम है। दूसरे स्टेट के कंपैरेटिवली गुजरात का किसान एंटरप्रेन्योर है, ये चीज मैं मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि गुजराती बंदा या गुजराती किसान कहीं ना कहीं दूसरा अपना कंफर्ट जोन देख रहा है। हाँ, फार्मर में वो नुकसान ही उठा रहा है, फार्मर में वो कुछ घर पे नहीं ले जा रहा है, उनका ब्याज खात बढ़ रहा है, लेकिन वो सस्टेन होने के लिए भी कहीं ना कहीं अपने आप को वो तैयार कर रहा है। अब मैं बात करूंगा कि छोटे किसान जो हमारे गुजरात के हैं, तो यहाँ पर ऐसे कुछ परसेंटेज है जिन किसानों ने खेती में रेट नहीं मिलना, ओवर टेम्परेचर या बारिश की वजह से या बहुत सारे नुकसान हम किसानों ने उठाए हुए हैं, और बहुत बड़ा नुकसान उठाने की वजह से उनके बैंक पर, उनकी जेब पर और उनकी इनकम पर ये बहुत बड़ा नुकसान पड़ा है। और हाँ, कुछ किसानों ने आत्महत्या की हुई है, लेकिन मैं इसमें मल्टी थिंग्स जोड़ना चाहूंगा। पहले तो हम किसानों का जो पुराना कर्जा है वो हमारा बढ़ रहा है। दूसरा, हम हमारे किसानों की लाइफस्टाइल भी अब थोड़ी अपग्रेड हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो उन लाइफस्टाइल का प्रभाव भी हमारे खर्चे पे लग रहा है। उसके सामने महंगाई आम आदमी को भी लग रही है, वहां किसानों को भी लग रही है। आम आदमी की इनकम सिक्योर है क्योंकि वो जॉब करके, बिजनेस करके पैसा ला रहा है। किसान के पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना नौकरी है ना धंधा है, तो उनकी तो रेवेन्यू टूटी हुई है। ऊपर से उनके बच्चों की फीस या घर चलाना या फिर बेसिक उनकी सोसाइटी की कॉस्ट, लाइट बिल, कुछ भी अगर उनको चलाना है, तो ये बात आपकी जायज है, तो उनको फिर ये सुसाइड करने का ही मन लगता है क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है। अब बात आ रही है उनको सस्टेन करने की, तो सरकार ने कहीं ना कहीं उनका लाभ किसानों के लिए सोचा हुआ है और कहीं लिमिटेड भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि पिछले साल टमाटर और आलू में काफी प्राइस फ्लक्चुएट हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ कुछ फायदे किसानों को स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सपोर्ट किया था। बट जहां रेट डाउन हो जाता है वहां पर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है कि भाई एक रेट बांधा जाए और उसी रेट पर प्रोक्योर किया जाए और उसी रेट पर लोगों तक पहुंचा जाए। और ये इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि डिमांड के सामने सप्लाई अगेन ज्यादा है, तो पैसा ज्यादा देकर भी वो माइंडसेट नहीं होता है। लेकिन मैं अगर ग्रोसरीज में, पल्सिस में, धान में, चावल में, गेहूं में बताऊं या और भी कठोर वर्ग में बताऊं, तो टेका का भाव जो गुजरात में गवर्नमेंट ने दिया है वो एक कंफर्ट जोन किसान के लिए है, लेकिन वो भी सिर्फ 1% बेनिफिट है। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपके 1 एकड़ का ही टेका का भाव लेंगे और किसान के पास 3 एकड़ है, तो 2 एकड़ का जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में जो रेट है वो नुकसान उठा के भी उसको बिक्री करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने जो सपोर्टिंग प्राइस दी हुई है, जो टेका का भाव दिया है, वो सिर्फ लिमिटेड लैंड पे है, तो किसान को सिर्फ उतने ही परसेंटेज प्रॉफिट है। ज्यादातर किसानों को वहां पर मुश्किलें उठानी पड़ती है। और यहाँ पर भी ये जो सवाल जवाब है, ये जो इंटरव्यू है, ये जो मेरे इनपुट्स है और ग्राहकों के जो प्रश्न भी है, इसका सॉल्यूशन का टाइम मेरे ख्याल से अब हम सबको ही उठाना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन हमें ही ढूंढना पड़ेगा। किसानों को मूल्य वर्धन करना पड़ेगा, उनको अपना रिटेल सेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर को अगर ट्रांसपेरेंसी कमोडिटी नहीं मिलती है
तो उनके आजू-बाजू उन किसानों को ढूँढने पड़ेंगे। हमारे जैसे सोसाइटी पीपल को ये अपॉर्चुनिटी हमें देनी पड़ेगी और डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे क्रिएट किया जाए ताकि किसान भी सस्टेन हो और यूजर को भी सस्ता और अच्छा मिले। ये एक पॉलिसी हम सोसाइटी को ही लाकर बाजार में रखनी पड़ेगी। सरकार तो साथ दे ही रही है, लेकिन सरकार हर बार साथ ना दे तो परमानेंट सॉल्यूशन हम जैसे लोगों को ये लाकर लोगों को फायदे वाली बात सोचनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन, आपके हिसाब से जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, उसका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है? क्या लगातार दाम इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ठंडियों का मौसम होता है, उसमें दाम गिरते हैं और पिछले साल भी जो बिज़नेसमैन है, जो सब्जियों का बिज़नेस करते हैं, वो उनकी आस थी कि सब्जियाँ सस्ती होंगी, लेकिन पिछले साल भी नहीं हुई और इस बार आपके हिसाब से कैसा हो सकता है यहाँ का मार्केट? तो यहाँ पर मैं 2 बातें रखना चाहूँगा। देखो, पहले जो आपने बताया कि रेट कम होंगे कि नहीं, ऑफ कोर्स रेट कम होने ही वाले हैं क्योंकि डिमांड के सामने सप्लाई बढ़ने वाली है। बहुत सारे किसानों ने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले नई जो विंटर क्रॉप सीजन्स होती है वो लगा चुके हैं। अब होप ये है कि बारिश ना आए। अगर मावठा आया या बारिश आई और वो क्रॉप भी अगर फसल खराब हो गई तो जो हमें खाने की जरूरत है वो मार्केट में नहीं पहुंची तो दाम बढ़ सकता है। अगर कुदरत की तरफ से सब कुछ सही रहा तो सारा रेट नॉर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे हम सबको जो अच्छा और कम रेट में खाने का जो पॉसिबिलिटीज है वो डेफिनेटली हो जाएगी। और जो हमारी माता और बहनें हैं ये उनको भी जो लगता है कि हमारा बजट जो डिस्टर्ब हो चुका है, ऑफ कोर्स वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं ये भी बताऊं कि जब मार्केट क्रैश होगा तब आपको तो फायदा होने वाला है बट किसानों को नुकसान जाने वाला है क्योंकि जो उनको एक्सपेक्टेशन रेट थी वो नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर क्रिटिक्स में ये चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको पता है 20 साल पहले पेट्रोल का रेट क्या था और आज का रेट क्या है? क्या आपको ये पता है 20 साल पहले सोने का रेट क्या था और आज का रेट क्या है? अगर ये दो रेट आपको पता है तो तीसरा जो मैं पूछने वाला हूं, क्या आपको ये पता है 20 साल पहले गेहूं का रेट क्या था और आज क्या है? तो 20 साल पहले गेहूं का रेट 10-15 रुपए था और 20 साल के बाद आज किसानों का 30-35 रुपए ही है। तो 20 हर साल में सिर्फ 1 रुपया बढ़ा है। जहां उसके सामने अगर हम खर्चा देखें, अगर हमारा पूरा इकोनॉमिक्स देखें तो वो काफी कुछ ग्रोथ हो गया है। तो वहां पर किसानों को कोई बढ़ावा नहीं मिला है। लेकिन हाँ, डिमांड सप्लाई जो मैं शुरू से बता रहा हूं वो उसी पर डिपेंड है। इस वजह से ये सारा प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तीसरी बात कि आपने जो प्रश्न पूछा कि जो रेट फ्लक्चुएट होते हैं और महंगाई होती है, मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूंगा और एक मॉडल मॉडल तो नहीं बताऊंगा बट अगर ये सही में किसानों की तरफ से है या एपीएमसी सेक्टर से डिस्टर्ब है या रिटेल की तरफ से डिस्टर्बेंस है, अगर ये चीज आपको समझनी हो तो थोड़ा सा आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप मान के चलिए हर रोज सुबह मंडी में चले जाए, अगर आप प्राइस मैनेजमेंट समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो एपीएमसी में कुछ दो कमोडिटी आप डिसाइड कर लीजिए और एपीएमसी में उसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या रेट लगा वो आपको एक रेट नोट करना है वहां पर फिजिकली जाकर अच्छी क्वालिटी का। और फिर 2 दिन शाम को दोपहर तक जहां पर आपके आजू बाजू में जो सब्जियां बिक्री हो रही रिटेल में वहां पर वो रेट आप नोट करें प्रति केजी और इनके बीच का जो रेट आ रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट का मार्जिन कितना बड़ा हुआ है। अगर टमेटो का मार्केट 10 रुपया है और वो रिटेल में 20 रुपया है तो जायज है कि डबल हो जाते हैं क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, कमीशन, पैकेजिंग, सॉर्टिंग, वेट लॉस ये सब लगता है। लेकिन वो 10 रुपए का माल अगर 40 रुपए लगता है तो ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि 30 रुपए किस जगह से बढ़ गए हैं और कहां पर ये प्रॉफिट बढ़ गया है। तो फिर किसानों की तरफ से ये इश्यू था, मार्केट की तरफ से ये इश्यू था या फिर रिटेल की तरफ से इश्यू था। ये चीज दूध का दूध और पानी का पानी भी हम यूजर्स एंड यूजर्स सोसाइटी को समझ आ जाएगा।
तो आपने सारे जो कन्फ्यूज़न था सबका दूर कर दिया और एक खुशखबरी भी देती है कि जो सब्जियों के दाम हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। जो भी महिलाएँ हमारा वीडियो देख रही होंगी वो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होंगी। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो आजकल का जो हो गया है हर चीज़ ऑर्गेनिक चाहिए पड़ती है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? माफ कीजिए, आप एक्सपर्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो आपका शब्द है, हम एक्सपर्ट नहीं है। आज भी हम ऑर्गेनिक और किसानों में आज भी हम कुदरत से सीख रहे हैं। तो एक्सपर्ट किसान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर रोज कुदरत हमें कुछ नया नया सिखा रही है। लेकिन हाँ, जब ऑर्गेनिक की बात बताई है तो देखो, कोविड, उससे पहले तो खैर हमारी जो थर्ड जनरेशन थी, जो हमारे दादाजी थे, हमारे परदादाजी थे, हमारे पिताजी थी, उस टाइम पर हम लोग ऑर्गेनिक लाइफ ही जी रहे थे और केमिकल फ्री ही खाना खा रहे थे। धीरे 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 व्हाइट रिवोल्यूशन में केमिकल बढ़ा, हमारा भौतिकवाद बढ़ा, और फिर पेस्टिसाइड एंड पैथोजेंस एंड हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक, ये सारी चीजें बढ़े, और उसकी खराब असर हमारी सेहत पर और हमारी प्रकृति पर पड़ी हुई है। और आज इस वजह से कोविड ने हमें ये एग्जाम्पल दे दिया, और ज्यादातर कोविड के बाद लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, और सबको समझ आ गया कि अच्छी सेहत ही अच्छी इक्विटी है। इसके अलावा चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हो, अगर अच्छा जीवन नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, तो हम अच्छा नहीं जी रहे हैं। सो बीइंग अ फार्मर, मैं सोसाइटी को, वीएनएम न्यूज की तरफ से ये जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों को अच्छी चीजें खानी है, केमिकल फ्री खानी है, प्राकृतिक चीजें खानी है। तो आप अपने आजू बाजू के किसानों को ढूंढिए। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे किसान एक्टिव हैं। मेरे ख्याल से वीएनएम ऑर्गेनाइजेशन को भी ये मुहिम उठानी चाहिए कि अगर आप अच्छे किसानों को जानते हैं तो कुछ प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करें, और वडोदरा की महिलाएं, हमारी माता बहनों को किसानों का सीधा जैविक उत्पाद उनकी घर तक आप कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और उनको भी अच्छी चीज खानी हो तो वो वीएनएम को बताए। वीएनएम इसके लिए कुछ अगर इनिशिएटिव ले तो ये जो अच्छी सेहत की बात है ये हो सकती है। दूसरा, अगर आप मेरे से कोई मैसेज एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी, स्कूल और कॉलेजों के बच्चे को भी मार्गदर्शित कर सकते हैं, उनको भी अवेयर कर सकते हैं, और आजू बाजू के गांव और छोटे छोटे किसान हैं जो गांव से शहर काम करने आते हैं, उनको भी अवेयर कर सकते हैं। और छोटा, बड़ा नहीं लेकिन छोटा भी इनिशिएटिव लें। बहनों और माताओं को ये भी मैं मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि हम कहीं दूर है या प्राकृतिक ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलना मुश्किल है, तो थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपकी टेरेस में, आपके घर के आंगन में, आपकी छत में जो आपको मैनेज कर सके, ऐसा कुछ किचन गार्डन भी आप शुरू करें। और जो डेली रिक्वायरमेंट हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, कड़ी पत्ता हो, भिंडा हो, धनिया हो, पुदीना हो, और भी कई सारी सब्जियां हैं जो किचन गार्डन में हम ग्रो कर सकते हैं, और अपने छत पे, अपने टेरेस में, अपनी घर में भी कर सकते हैं। तो ऐसी अगर कुछ छोटी प्राकृतिक या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं, तब भी हम अपना फायदा देख सकते हैं। और वीएनएम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर इस तरह का इनिशिएटिव वीएनएम लेता है तो किसानों के लिए और वडोदरा के बहुत सारे आम जनताओं के लिए भी ये अच्छा मुहिम हो सकता है। सर, आपने जो सजेशन दिया हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे और सही बात है आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड, रसायन और केमिकल वाली चीज़ें हो रही है जिससे कई सारी बीमारियाँ भी नई-नई आ रही हैं। आपने हमें इतनी सारी और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए वीएनएम टीवी का धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। कई सारे लोग सोचते होंगे कि जो सब्जियों के बढ़े हुए दाम हैं, वो मौसम की मार है या फिर जो डिमांड और सप्लाई का खेल है। जो हमारे एक्सपर्ट थे देवेश पटेल जी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं वो खुद भी किसान हैं और कई सारे किसानों को जो जैविक खेती होती है उसके बारे में बताते हैं और वो उन्होंने जो बताए हैं, जो रिज़ल्ट आपके सामने रखे हैं, वो सभी को जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पता चलना चाहिए जो हमारी जेब से पैसा जा रहा है एक्चुअल में किसके पास जा रहा है और जो उसका सही यूज़ है वो हो रहा है कि नहीं।
और हमारे अंदर जो मन में भ्रम होता है कि ये जो दुकानदार है हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, वो पैसे किस चीज़ के ले रहा है, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो उभर के सामने आई हैं और हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है वो आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके सारे जवाबों का सवाल आपके सामने लेकर आया है। तो वीएनएम टीवी पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहें वीएनएम टीवी। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।